नॉन रेवेन्यू ग्रुप के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जो बिजनेस की इनकम से रिलेटेड हो। टैली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि 22 नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले 6 रेवेन्यू ग्रुप्स। रेवेन्यू ग्रुप्स में पहला होता है सेल्स अकाउंट, जो कि सेल्स से रिलेटेड होता है। इसके अंतर्गत सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का लेजर बनाया जाता है। सिमिलरली परचेज अकाउंट, परचेज एंड परचेज रिटर्न के लेजर बनाने के लिए डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री और गोडाउन से रिलेटेड या आपके प्राइम बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम या एक्सपेंसेस होती है उसके लिए होते हैं। फिर है इनडायरेक्ट इनकम्स एंड देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्स्ट्रा इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए। अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। पहला है सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होता है? बिजनेस में हम जब कोई भी माल बेचते हैं जिसके अगेंस्ट में हमें कोई पैसा मिलना होता है, तो इसी प्रक्रिया को सेल कहा जा सकता है। इन एनी बिजनेस व्हेन वी ट्रेड अ सर्विस और गुड्स इज कॉल्ड सेल्स। किसी भी बिजनेस को करने का मतलब ही सेल्स रिलेटेड होता है। चाहे आप सर्विस देते हैं, चाहे आप गुड्स बेचें, इसे सेल्स ही कहा जाएगा। सेल्स को हम यहाँ दो तरह से देख सकते हैं। सेल्स मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है या सर्विस रिलेटेड भी। तो इस प्रकार से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें स्टॉक आइटम होते हैं, यानी कि श्याम को 10 पीस लैपटॉप बेचा, इसमें ये पता है कि हमने क्या बेचा, ठीक है, तो इसे हम इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन कहेंगे। जबकि श्याम को 10 लाख रुपए का माल बेचा या 10 लाख रुपए की सर्विस दी, इसमें कोई खास आइटम बेचा या खरीदा नहीं गया है या जानकारी नहीं दी गई है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन कहेंगे। सेल्स के अंतर्गत दोनों तरह के लेजर बनाए जाएंगे, चाहे वो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन हो या नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। दोनों से रिलेटेड लेजर जो होंगे, सेल पार्ट के लेजर, वो सेल्स में ही बनाए जाएंगे। एक उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए कि अजय के अकाउंट बुक में अजय ने राम को माल बेचा। जब अजय ये माल राम को बेचेगा तो अजय बिजनेसमैन होगा और राम जो माल खरीद रहा है वो हमारा कस्टमर होगा। तो सेल्स अकाउंट बेसिकली कस्टमर से रिलेटेड नहीं होता है। मींस आप जिसको माल बेच रहे हैं, जैसे कि राम, तो आप सेल्स में इसे नहीं बनाएंगे, बल्कि जो आप लेजर क्रिएट करेंगे, मींस राम अकाउंट डीआर टू सेल्स। हम अगर यहाँ पर लेजर क्रिएट करें तो क्या लेजर होगा? राम अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो ये सेल्स का जो लेजर हम बना रहे हैं, इसे ही सेल्स अकाउंट में बनाया जाएगा। जबकि राम का जो ये लेजर है वह किसके अंतर्गत बनेगा? वह बनेगा सन्ड्री डेब्टर्स के अंतर्गत। इसी तरह से सेल्स रिटर्न का लेजर भी सेल्स के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। सिमिलरली परचेज एंड परचेज रिटर्न के जो लेजर्स होंगे वो परचेज के अंतर्गत बनेंगे। परचेज के अंतर्गत में यहाँ पे हर तरह के परचेज आ सकते हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड परचेज हो, चाहे वो बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स रिलेटेड परचेज हो, या फिर हम और किसी तरह का परचेज करते हैं। ये सभी परचेज के लेजर्स परचेज में ही बनेंगे। सो परचेज में जो लेजर आप क्रिएट करेंगे वो कौन कौन से होंगे? परचेज अकाउंट से रिलेटेड लेजर एंड परचेज रिटर्न। इसे हम जर्नल एंट्री से समझते हैं। अगर हम अभिषेक से माल खरीद रहे हैं तो यहां हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डीआर टू अभिषेक। सो अभिषेक क्या होगा? हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। जबकि ये परचेज अकाउंट का जो लेजर हम देख रहे हैं यह किसके अंतर्गत जाएगा? परचेज के अंतर्गत में। इसी तरह अगर मान लो कि इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अभिषेक ने हमें माल वापस कर दिया, तो इसकी एंट्री हम करेंगे अभिषेक अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। तो इसका लेजर भी हम परचेज के अंतर्गत में बनाएंगे। सो परचेज एंड परचेज रिटर्न का लेजर किसमें बनेगा? परचेज के अंतर्गत में। ध्यान रखें कि पार्टीज के लेजर सेल्स या परचेज अकाउंट में नहीं बनते हैं। सेल्स अकाउंट के अंतर्गत सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का लेजर बनेगा, जबकि परचेज अकाउंट के अंतर्गत परचेज एंड परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन डायरेक्ट इनकम्स, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन इनडायरेक्ट इनकम्स। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इनकम और एक्सपेंसेस को 4 भागों में बांट दिया है। सो इनकम और एक्सपेंस तो आप समझते हैं। एक्सपेंस वो होता है जिसमें पैसा हमारे पास से जाता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट है या किसी और तरह का खर्च। इनकम वो होती है जिसमें पैसा हमारे पास आता है, जैसे हमने किसी से को पैसा दिया था ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, और वो इंटरेस्ट हमें मिला, या
हमने घर रेंट पर दिया था, रेंट में मिला, किसी तरह से अगर पैसा हमारे पास आ रहा है, किसी तरह से यदि पैसा हमारे पास आ रहा है तो इसे हम इनकम कहेंगे। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या अंतर है उसे हम यहाँ समझते हैं। डायरेक्ट जो है वह ट्रेडिंग अकाउंट में पीएनएल का पार्ट होता है। मीन्स जब आपको अगर अच्छे से याद हो तो जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो पीएनएल को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक वो भाग होता है जिसमें कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो फल होता है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से जो पीएनएल होता है उसका जो फल होता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जिन इनकम्स और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है उसे ही हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जिन इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मान लीजिए आप चेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस चेयर के लिए रॉ मटेरियल को लाना, फैक्ट्री जहां वो बनती है, उन मजदूरों की सैलरी, फैक्ट्री के हर खर्च वो डायरेक्ट होंगे, क्योंकि जब तक चेयर नहीं बन जाती तब तक के सारे खर्च डायरेक्ट कहलाएंगे, और जब वो चेयर बन गई उसके बाद के इनडायरेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक चेयर बन रही है तब जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे आप डायरेक्टली चेयर पर एलोकेट करके उसका वैल्यू, उसका जो है असल खर्च निकाल सकते हो। लेकिन जब चेयर बन गई तो मार्केटिंग एक्सपेंसेज, उसको मार्केट में बेचना, ऑफिस के खर्चे, इनको आप प्रोडक्ट पे डायरेक्ट जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट कहा जाता है। सो बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐसा अलग क्यों किया गया? इसका रीजन है ताकि कंपनी के एक्चुअल बिजनेस को जाना जा सके। यहां हम और डीप में इसे समझते हैं। सपोज कीजिए आप कोई 100 रुपए का माल बेचते हो, ठीक है, सेल्स वैल्यू उसकी क्या है, 100 रुपीज है। इसको बनाने में आपको 20 रुपीज का खर्च होता है। सो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 80%। अब जो है इस माल को आप मार्केट में बेच रहे हो तो इसमें आपको और भी खर्च लगा, 40 रुपए मान लीजिए आपने खर्च कर दिया और आपके पास बचा, तो ये हो गया आपका 40%, क्या हो गया आपका एनपी, जबकि ये क्या था आपका जीपी। जीपी और एनपी को अलग करने का रीजन ये होता है कि जीपी को एक टर्म के बाद जो है ज्यादा अंतर नहीं लाया जा सकता, जबकि एनपी में अंतर लाया जा सकता है। अगर हम नया बिजनेस चालू करते हैं, मान लीजिए हमने बिजनेस चालू किया, 1 करोड़ का मैंने इस साल बिजनेस किया और एडवर्टाइजमेंट पे 40 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो इस साल हमारा जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो एनपी में आएगा। किसी भी कंपनी के बिजनेस को उसके ग्रॉस प्रॉफिट से देखा जाता है, न कि उसके एनपी से देखा जाता है। इसका रीजन क्या है, इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बिजनेस चालू किया और इस साल मेरे बिजनेस का जो टोटल टर्नओवर था वो क्या था, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में जो माल हमने बेचा उसको बनाने पे हमने खर्च कर दिया 20%, तो हमारा जीपी कितना रहा, 80%। लेकिन चूंकि बिजनेस नया है तो इसे बढ़ाने के लिए मैंने 1 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में भी खर्च कर दिए, तो मेरी कंपनी जो है वो लगभग 125% के लॉस में चली गई। अगर मैं कंपनी को एनपी के हिसाब से देखूं, यहाँ पे हमारा जीपी जो है वो 80% है, लेकिन वो उसी को अगर हम एनपी के हिसाब से देखें तो -125% जो है वो लॉस पे है। लेकिन हमारे मॉडल में कोई खराबी नहीं है। रीजन ये है कि हमने 1 लाख रुपए जो खर्च किया है ये किसका पार्ट है, ये है आपके एनपी का पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। अगले साल हमने चूंकि एडवर्टाइजमेंट अच्छा किया, अगले साल हमारा बिजनेस 1 लाख से बढ़कर क्या हो गया, 10 लाख का हो गया। और मान लें कि हम माल ज्यादा ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो है प्रोडक्शन एक्सपेंस कितना कम हो पाएगा, 18%, 2% कम हो गया। सो हमारा जो प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो घट गया और हमें इस साल आपको जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस साल हमें प्रॉफिट हो रहा है 82% का हमारा जीपी है। जबकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लास्ट ईयर से 1 लाख की जगह 2 लाख भी कर देते हैं तो हमारा बिजनेस जो है स्टिल हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट में है, कितना, अराउंड 60% के हम एनपी में हैं। किसी भी बिजनेस को उसके ग्रॉस प्रॉफिट से देखा जाता है, न कि नेट प्रॉफिट से। बिकॉज अगर आप 100 रुपए का माल बनाते हो और उसको बनाने का कॉस्ट आपको 30 रुपए है, यानी कि आपके बिजनेस की कमाई देने की क्षमता बहुत अच्छी है, 70 रुपए तक आपको वो कमाई दे सकता है, 70% तक। लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑफिस एक्सपेंसेज हैं एंड देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बिजनेस आपका ग्रो करेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आप मान लीजिए
आप 1 लाख का माल बेचते थे, कल दिन आप 1 करोड़ का माल बेचोगे। आप 1 लाख का माल बेचते थे, तब आप अगर 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस करोगे, तो जब ये 1 करोड़ का माल बिकेगा तो आप 20 लाख भी एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट करोगे तो भी आपकी प्रॉफिट बनी रहेगी। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट में 102% का अंतर होगा, वही नेट प्रॉफिट आपके लॉस से काफी हाई हो जाएगी। सो बिजनेस को बेसिकली उसके ग्रॉस प्रॉफिट से देखा जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाला जाता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस से निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस डायरेक्ट इनकम्स माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है खर्चे और कमाई है, तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। उसके बाद आप उसमें कुछ भी खर्चे करें, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप कोई भी खर्चा कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, या आपने रिनोवेशन का खर्च किया, ऑफिस का खर्चा किया, वो सब इसमें अगर आप घटा देते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। सो किसी भी कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट से देखा जाता है, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए ही डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट का पार्ट रखा गया है। सो ये हमारे अभी तक के क्लासेज में हमने आपको टोटल 28 ग्रुप्स पढ़ा दिए हैं, जिसमें कि 22 नॉन रेवेन्यू ग्रुप, जिसमें कि 22 नॉन रेवेन्यू ग्रुप और 6 रेवेन्यू ग्रुप्स है। इन सभी को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद इसमें कोई दिक्कत हो तो अपने इंस्ट्रक्टर से या ऑनलाइन हमसे पूछ सकते हैं, और फिर दिए गए प्रैक्टिकल्स को बनाएं। टैली में ये ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, सो बेहतर है कि आप इनको अच्छे से इनका नाम याद कर लें और उनके यूजेस को समझें। टिल देन, थैंक यू।